हेलो, वेलकम टू माय इंजीनियर स्टडीज चैनल। मैं अमन वर्मा आप लोगों के लिए लाया हूँ राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सोर्स, जो हमारे राजस्थान जेई का जो वैकेंसी निकली है उसके लिए स्पेशल है। तो हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आज की हमारी पहली टॉपिक होगी राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो आइए देखते हैं इसके कौन सा प्रमुख स्रोत है। तो राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत तीन हैं: पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री इतिहासकार, साहित्यिक भाग। अब हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत मतलब होता है उत्खनन से प्राप्त सामग्री। अब उत्खनन से प्राप्त सामग्री क्या क्या हो सकती है जैसे अभिलेख हुआ, सिक्का हुआ, मृदा भांड हुआ। अभिलेख में हुआ शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख इत्यादि। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तब सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है। पुरातात्विक स्रोत है अभिलेख। अभिलेख में हम देखेंगे शिलालेख है, स्तंभलेख है, मूर्तिलेख है, गुहालेख है इत्यादि है। तथा दूसरा है सिक्के। सिक्के हैं जो उस समय कौन से प्रचलन में सिक्के थे, क्या चलते थे, उससे हम लोगों को ये भी पता चल सकता है। जहाँ तक चलते थे, जहाँ खुदाई में मिले हैं, उससे पता चलेगा कि वहाँ पर कौन सिक्का प्रचलित था, कहाँ तक किस राज्य की सीमा है। उस सिक्के के ऊपर उस सिक्के के ऊपर जो छपी तस्वीरें रहेंगी, उससे ये भी पता चलेगा कि वहाँ पर कौन से धर्म था, कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी। तथा उस सिक्के से हम ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि वो किस धातु का सिक्का है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, मिश्रित धातु है। उससे वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को भी हम निर्धारित कर सकते हैं। अब मृद भांड भी अब उत्खनन से तो ये भी मिल सकता है। मिट्टी के बर्तन, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक, तब मिट्टी के बर्तन। आइए इसके बारे में पहले सबसे पहला आता है अभिलेख। अभिलेख के बारे में हम देखेंगे। अभिलेख क्या होता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी या एपीग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपियोग्राफी या एपीग्राफी कहते हैं, या इसे हिंदी में हम अभिलेख शास्त्र भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें लिखा भी गया है कि भारत का सबसे पहले अभिलेख सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने लिखवाए थे। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत में जो सबसे पहले सम्राट अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे वो कौन सा अभिलेख था और कहाँ पाया गया था। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें फिर देखते हैं कि हम शिलालेख। अब अभिलेख में हम देखते हैं शिलालेख। शिलालेख मतलब जो शिलाओं पे लिखा गया है। शिलालेख जो वहाँ के होते थे, राजस्थानी भाषा में होते थे, संस्कृत भाषा में होते थे, राजस्थान की बात करते हैं। लेकिन सबसे अधिकांश जो होता है वहाँ का शिलालेख राजस्थान के संस्कृत भाषा में लिखा रहता है। वहाँ का सबसे अधिकांश जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा रहता है, संस्कृत भाषा में लिखा रहता है। और ये शिलालेख मिलते कहाँ हैं? ये शिलालेख जैसे मिलते हैं मंदिर की दीवारों पर है, मूर्ति पुरानी एक उत्खनन से अगर प्राप्त मूर्तियाँ हैं तो उस पर लिखा रहता है, तालाब के किनारों पर है, तालाब के किनारे पालों पर है, पत्थर पे हैं, दीवारों पे हैं। तो ये सब वहाँ पर मिलते हैं, ये जो है शिलालेख। उसके बाद हम बात करते हैं, ये किसी से वर्ड संबंध आता है प्रशास्ति। ये क्या होता है? इसमें लिखा भी गया है किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा लेख। किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा लेख प्रशास्ति कहलाता है। ये ताम्रपत्रों पर लिखा होता था, या हम इसे कह सकते हैं किसी भी शासकों की उपलब्धियों की यशोगाथा। किसी भी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा के बारे में जो लिखा रहता था वही है प्रशास्ति। ठीक, तो शिलालेख शिलाओं पे लिखा रहता था, प्रशास्ति ताम्रपत्रों पे लिखा रहता था, अन्य जगहों पे भी लिखा रहता था बस। ठीक, अब देखते हैं हम सिक्के। सिक्के क्या होता है? जिस प्रकार अभिलेखों के अध्ययन को हम
एपिग्राफी या एपियोग्राफी कहते हैं, उसी प्रकार सिक्के के अध्ययन को भी हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। अब सिक्कों से हमें क्या क्या पता चल सकता है? अभी मैं ऊपर भी बताया कि सिक्के के अगर जहाँ उत्खनन होता है वहाँ जो सिक्के मिलते हैं, जहाँ जहाँ पर सिक्के मिलते तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ तक, इस राज्य तक ये सिक्के यहाँ पर प्रचलन में थे, तो उससे राज्य की सीमा पता चल जाती है। अब वो सिक्के जो थे उस उत्खनन से प्राप्त, अगर हम सिक्कों पे देखें किस देवी देवताओं की मूर्ति होती थी, की तस्वीरें छपी होती, उससे पता चलता था ये किस धर्म के हैं, किसकी पूजा करते थे। और आर्थिक तथा सामाजिक जानकारी भी इससे मिलती है। आर्थिक तथा सामाजिक जानकारी कैसे मिलेगी? अब हम उस सिक्के को देखेंगे कि जो सिक्के थे वो किस धातु के हैं, सोना, चांदी, तांबा, ना, इससे ये भी पता चलेगा उस समय की वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन के 3 स्तर होते थे, निम्न स्तर, मध्य स्तर तथा उच्च स्तर। तब निम्न स्तर में लाल या काले रंग, उसमें पहला नोट है कि पहला उसमें लाल रंग होना चाहिए और दूसरा काला रंग होना चाहिए। और मध्य स्तर में क्या होता है, पहले काले रंग का होना चाहिए फिर लाल रंग का होना चाहिए। तथा उच्च स्तर की बात करते हैं चित्र धूसर रंग के साथ इस पर चित्र भी अंकित होना चाहिए। चित्र धूसर मतलब साथ में चित्रण भी होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान इतिहास के जो प्रमुख स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री, इतिहासकार तथा साहित्यिक भाग थे। तो हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में लगभग चर्चा हो गई है। शिलालेख के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि विदेशी यात्री कौन कौन से थे। विदेशी यात्री इतिहासकार, अब इसमें हम देखेंगे कि कर्नल जेम्स टॉड, जिनका जन्म 20 मार्च 1782 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1835 ईस्वी में हुई थी। ये कौन थे? इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे जिस समय ये राजस्थान में आए थे। ये 1817 से 1818 के लगभग ये पश्चिमी राजपूतों राज्यों की पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर में आए थे। इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान के इतिहास की सामग्री एकत्र की थी, लगभग 1817 से 1822-23 तक। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध के रूप में लिखा। इसी कारण इन्हें राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड जी जो थे, इन्हें राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास सबसे पहले क्रमबद्ध के रूप में इन्होंने लिखा था। इनके गुरु यति ज्ञानचंद थे, जिनकी सूचना से ये इनके इतिहास लिखने में मदद करते थे। अब और जब ये 5 वर्ष के लिए आए थे, उदयपुर आए थे सबसे पहले, तो ये एक घोड़ा लिए थे। उसी घोड़े के माध्यम से मतलब इधर उधर भ्रमण करते थे तथा सामग्री इकट्ठा करते थे। इसलिए उस समय इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है राजस्थान के इतिहास के जनक कौन थे, घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है। उसके बाद हम इनके बारे में और डिटेल्स नीचे देखेंगे। इनकी एक पुस्तक भी थी जो था ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो 1837 में इनकी पत्नी ने प्रकाशित किया था, क्योंकि 1835 ईस्वी में 18 नवंबर को इनकी डेथ हो गई थी। अब आते हैं दूसरे इतिहासकार गौरी हीरानंद ओझा जी। 15 सितंबर 1863 में इनका जन्म हुआ था और 17 अप्रैल 1947 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जन्म जो सिरोही जिला के रोहिड़ा नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म सिरोही जिला के रोहिड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके नाम में देखें, गौरी शंकर इनका नाम है, हीरानंद इनके पिताजी का नाम है, ओझा इनकी जाति है। ठीक, अब एक थे कौन? इन्होंने एनल्स एंड एंटीक्विटीज
ऑफ राजस्थान का हिंदी में रूपांतरण किया था। ये बुक जो 1821 में प्रकाशित हुई थी, इस बुक को कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी। ग्रंथ था, इस ग्रंथ को कर्नल जेम्स टॉड जी ने लिखी थी, जिसका पहला खंड 1821 में प्रकाशित हुआ था तथा दूसरा खंड 1834 में। तो गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी ने इस बुक का हिंदी में रूपांतरण किया था तथा जो कर्नल जेम्स टॉड द्वारा उनके गुरु यति ज्ञान चंद्र, जिनकी सूचनाएं गलत थी, इन्होंने उसको वापस सुधार भी किया था। ये थे गौरीशंकर हीरानंद ओझा। इन्होंने 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था। इन्होंने 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था और इनकी भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ भारत अभिलेखों के अध्ययन की यह प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में हम बात करेंगे। जब गौरीशंकर ओझा जी 1888 में उदयपुर पहुँचे तो इन्हें उदयपुर विक्टोरिया हॉल के पुस्तकालय तथा म्यूजियम का अध्यक्ष बनाया गया। वहाँ पुरातत्व विभाग के लिए इन्हें शिलालेखों, सिक्कों, मूर्तियाँ आदि ऐतिहासिक सामग्री को संग्रह करने का अवसर मिला था। वहीं पर इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब ये बुक प्रकाशित कब हुई थी? ये जो है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ये प्रकाशित हुई थी 1894 ईस्वी में तथा इनका संशोधित संस्करण जो था प्रकाशित हुई थी 1894। इनका जो संशोधित संस्करण था ये 1918 में हुआ था, 1918। ठीक। इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी को राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। इन्होंने बरड़ी के शिलालेख की खोज भी की थी। जो इस समय बरड़ी के शिलालेख के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इस समय वर्तमान में है राजपूताना के संग्रहालय में। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख था। बड़ली का शिलालेख, बड़ली का शिलालेख। ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इतिहासकार की, जो हैं मूढ़राव नायडसी जी। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहता है। जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मूढ़राव नायडसी। जो इनको जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के देश दीवान नायडसी द्वारा 17वीं शताब्दी में लिखित मूल ख्यात राजस्थानी गद्य में लिखी गई। उसके बाद नेक्स्ट इतिहासकार की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कवि बांकी दास। अब ये कौन थे? बांकी दास का जन्म भांडिया वास गांव में विक्रम संवत 1838 को एक निर्धन चारण परिवार में हुआ था। तो हम बात कर रहे थे विदेशी इतिहासकार के, जिसमें राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड जी थे। उसके बाद फिर गौरीशंकर हीरानंद ओझा थे, फिर मूढ़राव नायडसी जी थे, जिन्हें राजस्थान का अब्दुल फजल भी कहा जाता है। कभी बांकी दास भी थे जो मारवाड़ का इतिहास लिखे थे। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के साहित्यिक भाग की।
साहित्यिक भाग की बात करेंगे तो साहित्यिक भाग में पहले दो भाग था, धार्मिक ग्रंथ, धर्मोत्तर ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा धर्मोत्तर ग्रंथ में कौटिल्य धर्मोत्तर ग्रंथ में जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, राजनीति पर आधारित था। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें राजस्थानी साहित्यकार भी थे, जैसे पृथ्वीराज रासो, चंद्र वरदाई जी ने की थी, विशाल देव रासो, नरपत नाल जी ने, हमीर रासो, जोधराज जी ने। इसी प्रकार हम देखेंगे कि संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज विजय, जयानक कश्मीरी, हमीर महाकाव्य, नयनंद सूरी, हमीर मदमर्दन, जय सिंह सूरी। इसी प्रकार हम फारसी साहित्य में देखेंगे चचनामा, अली अहमद, मिमत उल फतूह, अमीर खुसरो, ख्वाजन उल फतूह, अमीर खुसरो। इसी प्रकार हम इसमें देखे थे राजनीति साहित्यकार, फारसी साहित्यकार, संस्कृत साहित्य, फारसी। इससे फिर आज हम लोग क्या क्या पढ़े थे, राजस्थान इतिहास के प्रमुख सोर्स पढ़े, जिसमें हम देखे पुरातात्विक स्रोत होता है, विदेशी यात्री साहित्यकार होते हैं, साहित्यिक भाग होता है। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग पढ़े थे अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख तथा दूसरा था सिक्का, तीसरा मृद भांड था न। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी या एपियोग्राफी कहते हैं तथा सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं ना। इतिहासकार में हम देखे थे कर्नल जेम्स टॉर्न, जो राजस्थान इतिहास के जनक कहते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर उसके बाद देखे थे गौरी शंकर हीरानंद ओझा, जिन्होंने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान हिंदी में रूपांतरण किया था। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि शिलालेख के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे राजस्थान जेईई से संबंधित कुछ सब्जेक्ट भी चल रही हैं, जैसे स्टोन चल रहा है, स्टोन ख़त्म हो गया, बिल्डिंग मटेरियल के ब्रिक्स चल रहा है, और मैं हिस्ट्री लेके राजस्थान की आया हूँ, और कोई सब्जेक्ट चलने की संभावना है। तथा डिप्लोमा लेवल पर इरिगेशन का लेक्चर ख़त्म हो गया, जो हमारे कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है। कृपया इस चैनल को, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। और इसमें एक क्वेश्चन भी था, जो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सबसे पहला शिलालेख अशोक सम्राट द्वारा कहाँ लिखा गया और कहाँ इसकी खोज कहाँ हुई। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।